वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट लैरेंजाइटिस। तो आज का हमारा टॉपिक है लैरेंजाइटिस। तो इसको समझने से पहले हमें सबसे पहले लैरिक्स को समझना होगा। तो अब हम बात करते हैं लैरिक्स का स्ट्रक्चर का। तो जो लैरिक्स होते हैं ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, तो ये जो लैरिक्स प्रेजेंट होती है नेक के इंटीरियर साइड में होती है। तो आप इसे डायग्राम में देख सकते हैं, इसी पार्ट को हम लैरिक्स बोलते हैं। जो लैरिक्स होती है इसी को वॉइस बॉक्स भी बोला जाता है और इसी के अंदर प्रेजेंट होता है वोकल कॉर्ड। आपको पता होगा कि वोकल कॉर्ड का क्या फंक्शन होती है। वोकल कॉर्ड एक तो ब्रीथिंग में हेल्प करती है और दूसरी जब ये क्लोज होती है यानी बंद होती है तो स्पीक में हेल्प करती है। तो अब हम बात करते हैं स्पीकिंग में कैसे हेल्प करती है। जब वोकल कॉर्ड बंद होती है तो जो एयर पास हो रही होती है वो वोकल कॉर्ड से टकराकर वाइब्रेट होती है और इसी वाइब्रेशन से साउंड प्रोड्यूस होता है। तो इस प्रकार जो है हमारी वोकल कॉर्ड स्पीकिंग में हेल्प करती है। तो आपको इतना जरूर समझ में आ गया होगा कि लैरिक्स क्या है, ये कहाँ पर प्रेजेंट होती है और इसकी दूसरी नाम क्या है। अब बात करते हैं इसकी डिफिनेशन की। तो डिफिनेशन ये है कि जो लैरेंजाइटिस होती है वो लैरिक्स का इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन होता है। क्यों होता है? जब लैरिक्स का ओवर यूज हो या किसी प्रकार का इन्फेक्शन हो या किसी प्रकार का लैरिक्स में इरिटेशन हो रहा हो तो इसको लैरेंजाइटिस कहेंगे। अगर इन्फेक्शन क्रोनिक हो जाए तो ये लैरेंजियल म्यूकोजा में एडिमा लीड्स कर सकता है। तो ये थी इसकी डिफिनेशन। अब बात करते हैं इसकी टाइप्स की देखें तो ये दो टाइप्स की होती है, एक्यूट लैरेंजाइटिस और क्रोनिक लैरेंजाइटिस। तो एक्यूट लैरेंजाइटिस में क्या होता है? एक्यूट लैरेंजाइटिस में हमारे जो लैरिक्स होती है उसके म्यूकस मेम्ब्रेन के लाइनिंग में इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसके कारण जो वोकल कॉर्ड है उसमें एडिमा हो जाता है। इसी को एक्यूट लैरेंजाइटिस कहा जाता है। ये मोस्ट कॉमन है अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट के इन्फेक्शन का। ये 2 से 4 दिन में ठीक हो जाते हैं। इसमें सिम्टम बहुत स्लाइटली होती है। इसी को एक्यूट लैरेंजाइटिस कहा जाता है। अब बात करते हैं क्रोनिक लैरेंजाइटिस के बारे में। तो क्रोनिक लैरेंजाइटिस में क्या होता है? जब एक्यूट लैरेंजाइटिस का 3 वीक से ज्यादा दिन तक रिपीटेड अटैक आते हैं जिसके कारण वोकल कॉर्ड के सुपीरियर जो सरफेस होते हैं उसके जो वेसल्स हैं वो डायलेटेड हो जाते हैं जिसके कारण डिफिकल्टी होती है स्पीकिंग में और स्वेलिंग में। तो ये है क्रोनिक लैरेंजाइटिस। अब हम बात करेंगे लैरेंजाइटिस की एटियोलॉजी की यानी कॉजेज की और इसकी रिस्क फैक्टर की। कॉजेज की बात करें तो मोस्ट कॉमन कॉजेज है वायरल इन्फेक्शन जैसे कि रेनो वायरस और इन्फ्लुएंजा वायरस। दूसरे नंबर पर आते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन जैसे कि ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकस और स्ट्रेप्टोकोकस निमोनाई। तीसरे नंबर पर आते हैं फंगल इन्फेक्शन जैसे कि हिस्टोप्लाज्मा और कैंडिडा। नेक्स्ट कॉजेज की बात करें तो इनहेलेड फ्यूम्स मतलब कि कोई जहरीली गैस को इनहेल करना। नेक्स्ट कॉजेज है एसिड रिफ्लक्स डिसीज, ऐसी डिसीज जिसमें एसिड रिफ्लक्स होता हो जिसके कारण कॉज करता हो लैरेंजाइटिस। नेक्स्ट कॉजेज है एलर्जी जैसे कि किसी को डस्ट से एलर्जी हो या पोलन से एलर्जी हो या किसी भी चीज से एलर्जी हो उसके कारण भी लैरेंजाइटिस हो सकते हैं। नेक्स्ट कॉजेज है एक्सेसिव कफिंग, स्मोकिंग और एल्कोहल कंजप्शन यानी कि कोई भी इंसान को ज्यादा कफिंग हो रहा हो या ज्यादा स्मोकिंग करता हो या ज्यादा कोई एल्कोहल इंटेक करता हो तो उसको लैरेंजाइटिस होने का बहुत ज्यादा चांस होते हैं। नेक्स्ट कॉजेज है ओवर यूज वोकल कॉर्ड मतलब कि वोकल कॉर्ड का ज्यादा यूज होना। ये ज्यादा देखने को मिलता है सिंगर में या कोई टीचर में या कोई ऐसा इंसान जो ज्यादा बोलता हो जिसके कारण इन्फ्लामेशन हो जाता है वोकल कॉर्ड में और लैरेंजाइटिस कॉज करता है। नेक्स्ट कॉजेज है लैरेंजियल ट्रॉमा जैसे कि एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन। जब एंडोट्रेकियल इंट्यूबेशन किया जाता है तो कई बार क्या होता है जो हमारा वोकल कॉर्ड है उसमें ट्रॉमा हो जाता है जिसके कारण लैरेंजाइटिस हो सकते हैं। नेक्स्ट कॉजेज है अस्थमा, अस्थमा के कारण भी लैरेंजाइटिस देखने को मिलता है। नेक्स्ट कॉजेज है पॉल्यूटेड एयर, जब पॉल्यूटेड एयर होगा तो बहुत ज्यादा चांस होता है कि अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन हो सकता है। तो ये थी इसकी कॉजेज। अब हम बात करेंगे इसकी पैथोफिजियोलॉजी के बारे में। पैथोफिजियोलॉजी की बात करें तो सबसे पहले यहाँ पर इटियोलॉजिकल फैक्टर आएंगे। उसके बाद जो भी इटियोलॉजिकल फैक्टर होंगे वो कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म के साथ इन्वेजन हो जाएंगे मतलब कि जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे कि वायरस, बैक्टीरिया, फंगल जो भी हो वो लैरेंजियल म्यूकोजा के अंदर इन्वेजन हो जाते हैं मतलब कि जो लैरिक्स का प्रोटेक्टिव लेयर होता है उसके अंदर घुस जाते हैं। जब उसके अंदर घुस जाते हैं तो वहाँ पर एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है। जब एंटीजन और एंटीबॉडी का रिएक्शन होता है तो यहाँ पर हिस्टामिन रिलीज होता है जिसके कारण इन्फ्लामेशन हो जाता है लैरेंजियल म्यूकोजा के लेयर में। जब लैरेंजियल म्यूकोजा के अंदर इन्फ्लामेशन हो जाता है तो वोकल कॉर्ड में स्वेलिंग होता है और हॉर्सनेस ऑफ वॉइस होता है जिसके कारण
लैरेंजाइटिस काज होता है। तो ये थी इसकी पैथोफिजियोलॉजी। अब हम बात करेंगे इसकी साइन और सिम्टम की। यहाँ पर बहुत सारा साइन और सिम्टम देखने को मिलता है। तो जो सबसे पहले सिम्टम आएगा वो हॉर्सनेस ऑफ वॉइस आएगा, ये मोस्ट कॉमन सिम्टम है। नेक्स्ट जो सिम्टम आएगा वीकनेस वॉइस और वॉइस लॉस, इसको एफोनिया भी बोला जाता है। नेक्स्ट जो सिम्टम है हर्स कफ यानी अनकंट्रोलेबल और पेनफुल कफिंग होगा। नेक्स्ट जो सिम्टम होगा पेन होगा, ये नेक में पेन होता है और स्वेलिंग में भी डिफिकल्टी होती है, वहाँ पर पेनफुल स्वेलिंग होती है। डिस्फेजिया, कोई भी खाना खाएंगे या कोई भी डाइट लेंगे तो वहाँ पर स्वेलिंग करने में बहुत सारा डिफिकल्टी आएगी। नेक्स्ट जो सिम्टम है सोर थ्रोट, यहाँ पर सोर थ्रोट देखने को मिलता है। नेक्स्ट जो सिम्टम है फीवर, फीवर क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर इन्फेक्शन हो रहा है। जब भी कोई इन्फेक्शन होता है तो फीवर जरूर देखने को मिलता है। नेक्स्ट सिम्टम है टिकलिंग सेंसेशन, गले में इरिटेशन टाइप का सेंसेशन होता है, मतलब अनकंफर्टेबल सेंसेशन होता है। नेक्स्ट जो सिम्टम होगा स्वेलिंग लिम्फ नोड, जो नेक के पास जो लिम्फ नोड होगा वो स्वेल हो जाएगा। तो ये थी इसकी साइन और सिम्टम। अब हम बात करेंगे इसकी डायग्नोस्टिक एवुलेशन की। तो डायग्नोस्टिक एवुलेशन में सबसे पहले हम हिस्ट्री टेकिंग करेंगे, पास्ट हिस्ट्री लेंगे, प्रेजेंट हिस्ट्री लेंगे, यानी वो कैसा इन्वायरमेंट में रह रहा है, कौन कौन सी इसकी दवाएं चल रही, मेडिसिन चल रही है, ये सब देखेंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है फिजिकल एग्जामिनेशन। फिजिकल एग्जामिनेशन में पेशेंट का माउथ और ओरल कैविटी का ऑब्जर्वेशन करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है लैरिंजियोस्कोपी, पेशेंट का हम लैरिंजियोस्कोपी करके उसका लैरिक्स को ऑब्जर्वेशन करेंगे, उसकी देखेंगे कि उसका लैरिंग्स में कोई स्वेलिंग तो हुआ है कि नहीं या कोई इन्फेक्शन है कि नहीं। नेक्स्ट पॉइंट है बायोप्सी, हम पेशेंट को बायोप्सी करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है सीबीसी, सीबीसी में हम क्या देखेंगे, इन्फेक्शन किस कारण से हुआ और कौन सा इन्फेक्शन है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है या वायरल इन्फेक्शन है या फंगल इन्फेक्शन है। तो ये थी इसकी डायग्नोस्टिक एवुलेशन। अब बात करते हैं इसकी मैनेजमेंट की। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले इन्फेक्शन को कंट्रोल करेंगे। इन्फेक्शन को कंट्रोल करने के लिए पहले इन्फेक्शन को जानना होगा कि कौन सी इन्फेक्शन है। अगर वायरल इन्फेक्शन होंगे तो हम एंटीवायरल देंगे, सिक्लोविर, एसिक्लोविर। अगर बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहा तो हम एंटीबायोटिक देंगे, जैसे कि एजिथ्रोमाइसिन, एमॉक्सिसिलिन। उसके बाद हम एलर्जी को कंट्रोल करने के लिए एंटीहिस्टामिन देंगे, जैसे कि सिट्रीजिन और लिवोसिट्रीजिन। उसके बाद हम प्रोटोन पंप इनहिबिटर देंगे, जो हमारे स्टमक में एक्स्ट्रा एसिड रिलीज हो रहा है उसको डिक्रीज करेगा, जैसे कि पेंटोप्राजोल, रेबोप्राजोल। उसके बाद इन्फ्लामेशन को रिड्यूस करने के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, जैसे कि प्रेडनिसोलोन, डेक्सामेथासोन। उसके बाद फीवर को कंट्रोल करने के लिए हम एंटीपायरेटिक देंगे, जैसे कि एसिटामिनोफेन और पैरासीटामोल। उसके बाद हम नसेड देंगे। नसेड इसलिए देंगे क्योंकि हमारे गले में पेन हो रहा है, पेन से रिलीफ करेगा, इन्फ्लामेशन को भी रिड्यूस करेगा और फीवर को भी रिड्यूस करेगा। तो नसेड का ये सब काम है। नेक्स्ट पॉइंट है वोकल रेस्ट। वोकल रेस्ट बहुत ज़रूरी है क्योंकि लैरिक्स को रेस्ट नहीं देंगे तो रिकवरी होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, इसलिए वोकल रेस्ट बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टीम इनहेलेशन। इसमें हम पेशेंट को ह्यूमिडिफाई एयर इनहेल करने को बोलते हैं, जो हेल्प करता है सिक्रेशन को कम करने में और इन्फेक्शन को रिड्यूस करने में। नेक्स्ट पॉइंट है अवॉइड इरिटेंट्स, मतलब कि जो भी इरिटेंट्स है उसको अवॉइड करेंगे, जैसे कि स्मोकिंग, एल्कोहल। नेक्स्ट पॉइंट है डाइटरी पैटर्न चेंज। इसमें हम पेशेंट को डाइटरी पैटर्न चेंज करेंगे, जैसे कि अवॉइड करने को बोलेंगे स्पाइसी फूड, फैटी फूड, चॉकलेट एंड पेपरमिंट, ये सब अवॉइड करने को बोलेंगे। नेक्स्ट पॉइंट ये है कि पेशेंट को एडवाइस देंगे कि केमिकल एक्सपोजर और एलर्जन से बच रहना है, जैसे कि डस्ट हो गया, पॉलन हो गया। तो ये थी इसकी मैनेजमेंट। तो आज का वीडियो में बस इतना ही। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।